नमस्कार बच्चों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों का स्वागत करता हूं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी काव्य खंड जो वर्ग दसम से संबद्ध है के अंतर्गत हिरोशिमा शीर्षक कविता को, जिसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय, जिन्हें कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है, अर्थात ये 20वीं सदी के कवि हैं। करतारपुर जो पंजाब में स्थित है, वहाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग के पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है आप उसे ही मानिए कि इनका जन्म पंजाब के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो इनके नाम के मध्य में पड़ा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भारत के ये पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। चूँकि ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे, इस कारण इन्होंने कविताओं की जो लड़ियाँ लिखी हैं और जो काव्य संग्रह के साथ साथ और भी जो गद्य है उसमें जो इन्हें प्रवीणता हासिल थी, शायद और किसी को ना हो। इस साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया। इनकी 2 पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं, जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, उसे मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूक संस्कृति आज है, मूक संस्कृति आज है, पर गूंजते हैं कान मेरे। बुझ गया आलोक जग में, धधकते हैं प्राण मेरे। मौन या एकांत या विच्छेद क्यों मुझको सताए, विश्व झनकृत हो उठे, मैं प्यार के उस गान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। ये इनकी पंक्तियाँ हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अज्ञेय जी के बारे में जानेंगे, अज्ञेय जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम लोग इनके द्वारा जो लिखी गई कविता हिरोशिमा है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, अज्ञेय जी का जो जन्म है वह मार्च 1911 ईस्वी में पंजाब के करतारपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री भारत के पुरातत्ववेत्ता थे। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इन्होंने लाहौर और मद्रास में शिक्षा ग्रहण की। बीएससी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत का स्वाध्याय से अध्ययन किया, मतलब खुद ब खुद। क्रांतिकारियों के संपर्क में रहने के कारण इन्हें 4 वर्ष कारावास में बिताना पड़ा। 4 वर्ष के साथ साथ ही 2 वर्ष नज़रबंद भी रहना पड़ा, अंडरग्राउंड। इसी बीच इन्होंने 2 विवाह किए। कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृत के अध्यापक रहे। ये फिर जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक रहे। अज्ञेय जी सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक नामक पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी संबद्ध रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया। चलिए, ये तो आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ बाहर की जो सामग्री थी वो थी। अब देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जन्म 1911 ईस्वी में 7 मार्च 1911, पूरी तिथि दी गई है यहाँ पर 7 मार्च 1911 ईस्वी में, कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर था। इस कारण से कुछ लोग करतारपुर मानते हैं। चूँकि जन्म हुआ था कहाँ पर, तो जन्म हुआ था कुशोया जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से पुष्टि हो जाती है। तब अब देखिए इसमें, अब यह प्रश्न आता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो इनके नाम के मध्य में भी स्थित है। सच्चिदानंद हीरानंद जो इनके पिताजी का नाम है। माताजी का नाम क्या था, तो माताजी का नाम था वयंती देवी। पिताजी क्या करते थे, ये भी एक प्रश्न है। तो पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो लखनऊ में ही।
जो कि मूल गांव था करतारपुर पंजाब, लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। 1925 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ से ही मैट्रिक पास किया। 1927 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर पास किया। 1929 ईस्वी में बीएससी, और उसके बाद अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया लाहौर से। चूँकि ये बहुभाषाविद थे, उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। बहुत सारी रचनाएं हैं, आप लोग किताब निकाल लीजिए इसी समय, अगर किताब है आपके पास तो। और उसके बाद एक तरफ से टोटल जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, उसे आप लिख लीजिए। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे काव्य में कौन कौन सा है, तो भग्नदूत है, चिंता है, तिलम है, हरी घास पर छनबर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार। तो इस तरह से बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। चूँकि अब इसके बाद देखिए कि उन्हें एक मुख्य प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और किस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये जानना जरूरी है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए आप लोग। पहला तो ये कि उन्हें 1964 ईस्वी में आंगन के पार नामक रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो यह प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, तो हिरोशिमा, यह कहाँ पर संकलित है, तो यह इन्हीं की रचना है, काव्य संग्रह है इनका सदानीरा, वहीं संकलित है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया आपका। तो और 7 कवियों का चयन इन्होंने किया था, जिसे तार सप्तक में इन्होंने पेश किया है। कितने तार सप्तक में कितने कवियों का चयन है? 7। सप्तक मतलब 7, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तब हम लोग इसके बाद अब सीधे कविता पर चलते हैं और उसके भाव को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक तरफ से ऑब्जेक्टिव इसका पूरा लिख लेंगे अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया, और उसके बाद फिर हम लोग भाव स्पष्ट करते हुए कविता को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हिरोशिमा है क्या। तो हिरोशिमा जापान का एक शहर है, जहां पर अमेरिका के द्वारा उस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। तो जब परमाणु बम गिराया गया तो उस समय वहाँ पर जो विभीषिकाएं हुई, जिस तरह की दुर्दांत विभीषिका वहाँ पर हुई, जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी। उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया है। चूँकि यह जो हिरोशिमा है, यह शहर काफ़ी अच्छा शहर था जापान का, और उस पर जब अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, कैसे कैसे हुआ हो, उसी का पूरा चित्रण यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले देखिए हिरोशिमा समझ में आ गई बात। अब सबसे पहला ही लाइन देखिए, पहली पंक्ति में क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन सहसा अचानक से सूरज निकला। फिर दूसरी पंक्ति में है, अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज मतलब आसमान, आसमान से नहीं निकला। कहाँ निकला भाई, तो नगर के चौक पर। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं। कहाँ से भाई, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कहा गया कि जो सूरज निकला है वो नगर के चौक पर निकला। यह कौन सा सूरज है, तो यह परमाणु बम रूपी सूरज है, जो अमेरिका के द्वारा नगर के चौक पर गिराया गया, और उससे जो ताप निकला वह कहा गया कि वह अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसा, बल्कि मिट्टी से फट के बरसा। छायाएं मानव जन की दिशाहीन। अब जो है सूर्य में तो मानव का एक ही छाया बनता है, लेकिन यहाँ स्थिति इतनी भयावह थी कि इसकी छाया यानी चारों ओर पड़ रही थी, इसका असर सब जगह था। हर एक आदमी जिधर भी चाह रहा था उधर भाग रहा था, यानी सभी लोग यत्र तत्र इधर उधर भाग रहे थे। तो वही कहा गया, ऐसा लग रहा था जैसे काल सूर्य के रथ के पहिए
काल रूपी सूर्य, यह जो सूर्य था यह काल रूपी सूर्य था। ऐसा लग रहा था काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए का, अरे अरे का मतलब होता है एक्सल जिसको बोलते हैं, वो एक्सल टूट गया। एक्सल मतलब धुरी, धुरी टूटा और बिल्कुल रथ इधर उधर छिन्न भिन्न होकर के इधर उधर चारों ओर मतलब बिखर गया हो। वैसा ही लग रहा था कि इस परमाणु बम का प्रभाव हर तरफ फैला हुआ था। आदमी भाग रहा है, जिधर जिसको हो रहा है वहाँ भाग रहा है। कहीं पर किसी को एक स्थान ऐसा भी नहीं है जहाँ सुरक्षित स्थान हो, जहाँ जा कर के आदमी अपने आप को सेफ महसूस कर सके, ऐसा कोई जगह नहीं था। हर जगह पर दिक्कत ही दिक्कत। तो इसी कारण से यहाँ पर कहा गया कि काल रूपी सूर्य का, ऐसा लग रहा था काल रूपी सूर्य के रथ का जो धुरी है, उस रथ की धुरी वह टूट गई हो और जो सूर्य है वह बिखर गया हो चारों ओर। हुआ भी वही था। यहाँ पर जो हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो उस बम का प्रभाव चारों तरफ पड़ा। अब देखिए इसमें आगे क्या है। कुछ क्षण का वह उदयस्त, कुछ ही क्षण के लिए, वह जब परमाणु बम गिरा तो कुछ ही क्षण के लिए थोड़ी सी रोशनी हुई और उसके बाद और तुरंत वह गायब भी हो गया, लेकिन प्रभाव उसका पड़ा रहा। कुछ क्षण का वह उदयस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर क्या हुआ। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, मतलब थोड़ा देर ही दिखा लोगों को कि नहीं कुछ गिरा, और उसके बाद तो बस उसका दुष्प्रभाव ही देखने को मिला। क्या दुष्प्रभाव था भाई। तो दुष्प्रभाव एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। ऐसी दोपहरी जो कभी लोगों ने देखी ना थी, ऐसी दोपहरी आई। दोपहरी का मतलब दोपहर का दूसरा पहर जो होता है 12 बजे के लगभग का समय, उस समय। और उसके बाद तो छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी 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 हो होकर, यानी काफ़ी दिनों तक आज भी वहाँ पर उस बम का, जो परमाणु बम का प्रभाव है वह आज भी दिखता है। आज भी लोग वहाँ पर विकलांग पैदा हो रहे हैं। विकलांग के बदले आप लोग दिव्यांग भी प्रयोग में ला सकते हैं और ऐसा करना ही चाहिए। तो लोग जो हैं आज भी वहाँ पर सकलांग नहीं हैं। कुछ लोग इस परमाणु बम के प्रभाव के कारण आज भी वो विकल अंगों में अपने आप को मतलब मजबूर हैं। लोग जो है वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो आज भी उसका असर है। छायाएं तो अभी लिखी हुई है, यानी अभी भी वहाँ इसका कुछ ना कुछ साक्ष्य है। क्या साक्ष्य है भाई। तो आज भी जो अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था जापान पर, उसका साक्ष्य वहाँ पर देखने को मिल जाता है। कहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यह साक्ष्य देखने को मिल जाता है जापान के हिरोशिमा नमक शहर में। अब देखिए हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही प्रभाव था। 1939 से 45 तक चलने वाला जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसी में यहाँ परमाणु बम गिराया गया था, जिसका प्रभाव आज तक है। कितना विध्वंसकारी होता है। किस तरह की बात कही गई है यहाँ पर। आज्ञे जी ने कैसे जीवटता से प्रस्तुत किया है, और इस जीवटता के लिए ही वो जाने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, नई कविता के प्रवर्तक हैं। तो अब देखिए आगे अगली पंक्ति में इन्होंने क्या कहा। अब अगली पंक्ति में इन्होंने कहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज। मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया। तो मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम को कहा गया, जो मानव के द्वारा बनाया गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज कौन है। तो यह है परमाणु बम। और किसको भाप बनाकर, तो जापान के लोगों, जो हिरोशिमा के लोग थे, उन्हें भाप बनाकर सोख गया है। तो वही कहा गया कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी जो पत्थर पर कुछ लकीरें हैं, जो साक्ष्य के रूप में, साखी मतलब साक्ष्य हैं, साक्ष्य के रूप में अभी भी वहाँ उपलब्ध है कि यहाँ पर गिराया गया था परमाणु बम। तो अब देखिए, तो इस तरह से इसमें क्या कहा गया कि अभी भी यहाँ पर झुलसे हुए पत्थरों पर, जुड़ी हुई गज पर जो रेखाएं पड़ी हुई हैं, जो अभी भी कुछ कुछ ऐसा साक्ष्य मिल जाता है जिससे पता चलता है कि इस हिरोशिमा नगर पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। कौन सा बम। तो परमाणु बम।
तो इस तरह से यह कविता खत्म होती है। इस कविता में पूर्ण रूप से कवि ने अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराए गए परमाणु बम से उत्पन्न कुपरिस्थितियों का वर्णन किया है और यह बताया है कि यह परमाणु बम कितना विध्वंसकारी था। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरी पर। आप लोग एक तरफ से सुन करके लिखिए, कुछ बना करके भी लिखिए, रटिए मत, रटने का आदत मत डालिए, सिर्फ कुछ समझिए, समझ करके लिखिए और उसके बाद फेयर करके वो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज दीजिए। सबसे पहला नंबर में देखिए क्या है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, यह वह कैसे निकलता है। तो सबसे पहला इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग कि कविता कौन सा लिखेंगे। इसका आंसर ऐसे लिखिए, अज्ञे जी द्वारा रचित कविता हिरोशिमा, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए, के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नगर पर गिराया गया परमाणु बम है। यह सूरज क्षितिज अर्थात आसमान पर नहीं उगता है, बल्कि यह सूरज हिरोशिमा नगर के बीचों बीच उगा हुआ है, अर्थात वहीं पर जो परमाणु बम है वह परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा प्रश्न क्या है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। इसमें लिखिए, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराया गया तो उस परमाणु बम के गिरने से ही चारों ओर त्राहिमाम मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। चूंकि आसमान में जो प्राकृतिक सूरज है उससे मनुष्य की एक ही छाया बनती है, लेकिन यह परमाणु बम रूपी सूरज कई छायाएं बना रहा था, अर्थात जिधर भी लोग जा रहे थे उधर वह परमाणु बम की ही छाया देखता था। चारों तरफ चीख और त्राहिमाम का ही वातावरण था। लोग एक दूसरे का दर्द नहीं बांट पा रहे थे, सभी पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाले स्वयं विरक्त हो गए थे। अतः इसी कारण कवि ने यहाँ कहा है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ रही थी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। इसमें लिखिए, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नगर पर दोपहरी में परमाणु बम गिराया गया। दोपहर लिखिएगा, दोपहर में परमाणु बम गिराया गया। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे कोई सूरज एकाएक निकला हो और तुरंत अस्त भी हो गया हो। यह सूरज प्राकृतिक सूरज नहीं था, बल्कि यह सूरज तो परमाणु बम रूपी सूरज था। इसने उस समय हिरोशिमा वासी को एक ऐसा दंश झेलने के लिए दिया जो उसकी उस समय की नहीं बल्कि आज की भी पीढ़ी उस दंश को झेल रही है। अतः इसी कारण कवि ने कहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी। प्रज्वलित क्षण का तात्पर्य यहाँ पर परमाणु बम से निकली हुई घातक किरणें हैं जो आज भी वहाँ के लोगों को परेशान किए हुई है। चलिए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं। तो इसमें लिखिए, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर
गिराए गए परमाणु बम के कारण पड़ी हुई हैं। मानव निर्मित यह परमाणु बम आज भी लोगों को तबाह किए हुआ है। इस बम ने मानव को ही तबाही की गर्त में धकेल दिया था। आयुधों की होड़ में लगी दुनिया स्वयं संकट के बादल से घिरने लगी है। तर्क वितर्क की परिस्थिति में स्वयं दुनिया फंसती जा रही है। फुल स्टॉप देकर के अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। साखी का तात्पर्य यहाँ सखी नहीं समझिएगा, सखी या दोस्त। साखी का अर्थ यहाँ साक्ष्य से है। साक्ष्य का मतलब प्रमाण। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। चलिए इसके उत्तर को लिखिए। फुल स्टॉप कोमा ये सब आप लोग अपने जो है इसको मैटर कीजिएगा, अपने से लगाइएगा कहाँ लगना है। इसके लिए आप लोग पढ़िए, किताब पढ़िए, जो कहानियाँ हैं वो सब पढ़िए, निबंध पढ़िए। तो पढ़ने से अब जितना शिक्षक पढ़ा रहे हैं उतना सा ही पढ़ के रह गए नहीं भाई, इसके अलावा भी आपको घर में पढ़ना है। कहानियाँ पढ़िए, कुछ इंटरेस्टिंग सब जो कहानी लगता है आपको, जैसे जो पाठ्य पुस्तक से बाहर है वो भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ अखबार भी आते हैं तो उस अखबारों में भी कुछ कुछ कहानियाँ मिलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं तो भी क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे दूसरा पढूं। अरे हेडक लेके नहीं पढ़ना है भाई। एकदम जब हेडक लेके आप पढ़ेंगे, टेंशन लेके पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा टेंशन होगा। एकदम बिल्कुल मस्ती वाले मूड में पढ़ो ताकि कोई टेंशन ना हो। और अगर पढ़ने के बाद भी कहीं कहीं अगर दिक्कत हो जाती है, मान लो कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो उससे डरना नहीं है, सीखना है। हर एक गलती से सीखना है। ये नहीं कि ये इस बार गलती हो गई, यहाँ पर फुल स्टॉप पढ़ना था, कोमा सर गलती कर दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने गलतियों से सीखिए। अगर आप गलती से सीखते हैं तो आप बहादुर हैं, आप निश्चित ही सफल होंगे, है ना। तो इस देखिए 2 पंक्तियां मैं बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। हो के मायूस ना यूं, हो के मायूस ना यूं, शाम की तरह ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूं, शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो देखिए इसमें हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का कुछ नमूना है। अभी भी वहाँ की कुछ सड़कें जो उस परमाणु बम के द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई थी वो वहाँ पर उपस्थित हैं। इसके साथ साथ कुछ पत्थरों पर जो लकीर खिंच गए थे वो आज भी वहाँ पर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भी वहाँ के लोग उस त्रासदी को झेल रहे हैं। यही सबसे बड़ी साखी या साक्ष्य है उस अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम का। आज भी वहाँ के लोग इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर, जो कि व्याख्या है। तो व्याख्या करें में ऊपर में तो वही सब में आपको एक ही चीज़ लिखना है। एक ही चीज़ क्या कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के हिरोशिमा नामक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार
आप सिर्फ अज्ञे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो जिसके रचनाकार अज्ञे जी हैं या फिर पूरा का पूरा नाम लिखिए, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पहला नंबर में क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि जिस दिन अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर बम गिराया गया, उस दिन लोगों को ऐसा लगा कि एकाएक कोई सूरज नगर के बीच चौक पर निकल आया हो। उस सूरज का असर इतना भयंकर था कि आज भी लोग उसे भूले नहीं हैं। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, इसमें भी ऊपर में वही लिखना है। दूसरा प्रश्न है, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। तो ऊपर में वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, गोधली भाग 2 के हिरोशिमा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम को मानव द्वारा रचित सूरज बताया है। यह सूरज इतना भयंकर था, जैसे लग रहा था मानो यह काल रूपी सूर्य किसी रथ पर बैठा हो और अचानक उस रथ की धुरी टूट गई हो और धुरी टूटने से ही यह काल रूपी रथ चारों तरफ बिखर गया हो और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा हो। काल रूपी सूर्य के पहियों के टूटे हुए अर्रे ब्रैकेट में लिखिए धुरी चारों तरफ बिखरने के कारण लोगों में काफी चीख चित्कार का भाव बना हुआ था। हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लोगों में प्राणों के लाले पड़े हुए थे। लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। चलिए अब तीसरे नंबर पर आइए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। इसमें भी ऊपर में वही लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानवीय विभीषिका को अत्यंत सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। आज दुनिया शक्ति प्रदर्शन में भविष्य को गर्त में धकेल रही है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम ईश्वर प्रदत्त नहीं बल्कि मानव निर्मित था। एक मानव दूसरे मानव के प्रति क्या आस्था एवं विश्वास रखता है, इसका ज्वलंत उदाहरण हिरोशिमा है। आज मानव अपनी ही जाति का दुश्मन बन गया है। अपनी झूठी गरिमा को बनाए रखने के लिए वह आज ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहा है जिससे मानव जाति ही संकट में है। तो इस तरह से ये आपका तीनों जो व्याख्या है वह हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न में देखिए, इसमें क्या लिखेंगे कि आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो लिखिए इसमें कि आधुनिक युग में दुनिया आयुधों की होड़ में लगी हुई है। जानी मानी हस्तियां जन कल्याण की बात न सोचकर तबाही मचाने के लिए संकल्पित है। आज के समय में चाहे चीन हो या अमेरिका हो या और भी कई देश हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज के आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि आज के समय में यह कविता काफ़ी प्रासंगिक है। आज के समय में लोगों को हिरोशिमा का वह दिन याद करना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी प्राय जितने भी देश हैं सभी के सभी परमाणु हथियार से लैस हैं।
जो भी अच्छे देश हैं सभी परमाणु हथियार से लैस, ये सब लिखना नहीं है, सुन लीजिए, सिर्फ बना करके लिखिएगा। सभी जो हैं मतलब जितने भी देश हैं सभी परमाणु हथियार से लैस हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमें कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा, तो ये क्या कहेगा, मैं भी गिरा दूंगा, मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, यही वाली बात हो गई। तो दोनों ना खतरा में पड़ा, मानव जाति खतरे में है। तो लोगों को अब ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इसका कुपरिणाम क्या होगा। अतः यह कह सकते हैं हम कि आज की जो स्थिति है, अगर यह बनी रही तो एक ऐसा दिन आएगा जब पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लोग अपने अपने हित को चरितार्थ करने के लिए, अपने हित की पूर्ति के लिए लोग परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, और इसके प्रयोग मात्र से सिर्फ दो देश ही नहीं बल्कि और भी जो देश हैं और भी जो लोग हैं वो सब इसमें पिस जाएंगे, और इस तरह से पूरी की पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। लोग अपने में ही लड़कर मर जाएंगे। चलिए इसके बाद अब मैं इस का जो सार है वो आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि इसके इस में यह नहीं लिखा गया है कि इसका सार बताइए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न एक्स्ट्रा आप लोग लिख लीजिए कि हिरोशिमा शीर्षक कविता का सारांश लिखें। तो सारांश आप लोग लिख लीजिए पूरा। देखिए, सबसे पहले ऊपर में लिखिए कि हिरोशिमा कविता का भाव अपने शब्द में व्यक्त कीजिए, या फिर ये भी लिख सकते हैं हिरोशिमा कविता का सारांश लिखें। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक प्रतिभा संपन्न मानवतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताएं एक और लिखिएगा, एक ओर भावना को उद्वेलित करती हैं तो दूसरी ओर बुद्धि को भी झकझोर देती हैं। हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय जी के काव्य संकलन सदा नीरा में संकलित है। इस कविता में कवि ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युद्ध को मानव के लिए अभिशाप बताया है। मानव जाति का अस्तित्व आज खतरे में है, क्योंकि विश्व में परमाणु अस्त्रों का विनाशकारी जखीरा जमा है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे, जिन्होंने भीषण नरसंहार किया था। कवि ने यहाँ हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की विभीषिका का चित्रण किया है। लाइन लिख दीजिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, रे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर क्षितिज अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। इतना लिख करके अब आगे बढ़िए। यहाँ सूरज परमाणु बम का प्रतीक है। इस बम से जो भयानक गर्मी एवं प्रकाश निकला वह सूरज जैसा ही था, जिसने भीषण जनसंहार किया। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ मनुष्य तो भाप बनकर इस तरह उड़ गए कि उनकी हड्डियां तक शेष नहीं बची। इस भीषण विनाश को देखकर ऐसा लगा जैसे काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे टूटकर चारों ओर बिखर गए हों। अज्ञेय जी ने उस कारुणिक दशा का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विनाश के चिन्ह उखड़ी हुई सड़कों में बनी दरारों के रूप में देखे जा सकते हैं। विडंबना तो यह है कि यह सब प्रकृति का प्रकोप नहीं था, अपितु मानव ने ही इस विनाशकारी अस्त्र का निर्माण किया था। मानव के बनाए हुए इस सूरज ने मानवता को ही कलंकित किया था, क्योंकि जो लोग मर रहे थे वह तो मानव ही थे, जो लोग मार रहे थे वो भी मानव ही थे, कोई दूसरे ग्रह पर से आए हुए तो थे नहीं। तो अब आगे देखिए, आगे भी पंक्तियां लिख दीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इस कविता के माध्यम से मानव जाति को यह चेतावनी दी है कि वह इस विनाश से सबक ले और परमाणु युद्ध के खतरों को समझकर ऐसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण बंद कर दे। इस कविता का शिल्प विधान भी उच्च कोटि का है। कवि ने सूरज का प्रयोग परमाणु बम के लिए करते हुए प्रतीकात्मक शैली का उपयोग किया है। भाषा में लाक्षणिकता विद्यमान है, करुण रस की व्यंजना है, रूपक उपमा एवं
रूपक अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। खड़ी बोली में रचित यह कविता मुक्त छंद विधान में प्रस्तुत की गई है। कविता का कथ्य एवं शिल्प बेजोड़ है, यह निसंकोच कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा लिख लें आप लोग। ये 5 मार्क्स का आएगा, 5 अंक का, अगर पूरा का पूरा सारांश आया तो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसको पॉइंट वाइज करके याद कर लेते हैं। पॉइंट वाइज करके एक बार देख लीजिए आप लोग, पॉइंट वाइज उससे जो भी निकलेगा आपका अगर ऑब्जेक्टिव तो वो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। जैसे देखिए पहला नंबर क्या है, हिरोशिमा कविता में द्वितीय महायुद्ध में फेंके गए परमाणु बम से फैली भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है ना। तो इसके बाद पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिए, और इसके बाद पूरा सभी प्रश्नों का फेयर करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006714833 पर आप लोग सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आप लोग घर में रहिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। तो अब आप लोग जो भी प्रश्न वगैरह हैं इसको दोहराते रहें और रिवीजन करते रहें। जब भी आगे जब हम लोग ऑफलाइन क्लास